हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं इग्नू एमए सेकेंड ईयर के MHI 3 पेपर के यूनिट 10 की, जिसका नाम है मध्यकालीन इतिहास लेखन इंडो पर्शियन। इस यूनिट से जुड़ी PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवाया गया है। आई होप आपको इस चैनल पर दिए गए सभी वीडियोस पसंद आ रहे हों। जो इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो पर्शियन इतिहास लेखन के आधार को समझते हैं। देखिए, लगभग 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में मोहम्मद गौरी द्वारा विजय प्राप्त की जाती है और धीरे धीरे अन्य विदेशी शक्तियों का भारत की तरफ रुख बढ़ने लगता है और कहीं न कहीं मुस्लिम शासकों के अधीन भारत के एकीकरण की बात जोर पकड़ती है। विदेशी शक्तियों के भारत में आगमन पर वहां की मूल सांस्कृतिक परंपराओं से भी भारत के निवासियों का मेलजोल बढ़ता है। मुस्लिम शासकों द्वारा जो इतिहास लेखन कार्य करवाया गया वह शुरुआत में फारसी भाषा में करवाया गया और अन्य शासकों की तुलना में मुस्लिम शासक वर्गों में विधि शास्त्र, धार्मिक पांडुलिपि के बाद इतिहास लेखन को तीसरा महत्वपूर्ण अध्ययन का दर्जा देना अपने आप में ये दर्शाता है कि इतिहास लेखन उनके जीवन में कितना मायने रखता था। इस यूनिट में हम इंडो पर्शियन लेखन कार्य को दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के समय से जोड़कर समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सल्तनत काल की। शुरुआती इतिहास लेखन कार्य लगभग 12वीं शताब्दी में हुआ। इस बात को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसे सल्तनत काल में आधार के रूप में यूज किया गया, जिसमें इतिहास सरकारी पक्ष को ध्यान में रखते हुए लिखा गया और तार्किक मूल्यांकन पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। और इस दौर के लेखन कार्य में पहले के काल से सल्तनत काल की तुलना की गई। कुछ महत्वपूर्ण लेखन कार्य को देख लेते हैं, जिसमें अब्दुल रज़ाक द्वारा लिखा गया मातला देन, जो कि एक यात्रा वृतांत है। दूसरा, तुत्सी द्वारा लिखा गया सियासतनामा, जो कि प्रशासन और राजनीति के विषय से संबंधित है। तीसरा, फख्र-ई-मुदाबिर द्वारा रचित अदबुल हब्रवास सुजात। चौथा, इब्न बतूता द्वारा रचित रिहला। और पांचवा, सीहब अल दिन द्वारा लिखा गया मसालिक अल अब्सुर ममालिक अल अंसार, जो कि एक यात्रा वृतांत है। दिल्ली सल्तनत में पथ प्रदर्शक की उपाधि किसे दी गई और क्यों दी गई, इसे समझते हैं। मोहम्मद बिन मंसूर को प्रमुख इतिहासकार के रूप में दिल्ली सल्तनत में पथ प्रदर्शक की उपाधि से नवाजा गया, जिन्होंने सजरा-ई-अंसाब, जिसमें पैगंबर की वंशावली और सुल्तान मुइजुद्दीन बिन साम के शासनकाल के बारे में लिखा गया। इसके अलावा मुकदमा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन और सैनिक कारनामों का वृतांत है। इन दोनों लेखन कार्य को किया गया, जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास लेखन से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष को दर्शाते हैं। मोहम्मद गौरी के भारत पर विजय और स्वतंत्र सल्तनत की भारत में नींव के बाद ये पहला इतिहास लेखन कार्य माना जाता है। इनके अलावा फख्र-ई-मुदाबिर, जिन्होंने शासन के हित में अपना लेखन कार्य किया था, उनके लेखन कार्य की विशेषताओं की बात करें तो उसमें रीति रिवाज, जनता की शासक के प्रति स्वामी भक्ति, शासकों द्वारा भूमि अनुदान, रखरखाव के लिए अलग अलग भत्ते देना, इसके अलावा राजस्व निर्धारण जैसे विषय इसमें शामिल किए गए। अभी तक हमने जितने लेखन कार्य के बारे में बात की वे अधिकतर शासकों के हित में थी, परंतु एक अपवाद के रूप में 1927 में तारिक-ई-फखरुद्दीन मुबारक नाम से एक लेखन कार्य किया गया, जो अधिकतर तर्क पर आधारित था, जिसमें उस समय की घटनाओं का बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किया गया। दिल्ली सल्तनत में किए गए अन्य लेखन कार्यों की भी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें हसन निजामी द्वारा लिखा गया ताजुल माआसिर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का शुरुआती इतिहास लिखा गया। और तो और भाषा और अलंकारों का अति उत्तम प्रयोग किया गया। अन्य लेखन कार्य की बात करें तो मिनहाज सिराज जुजानी द्वारा लिखा गया तबाकत-ई-नसीरी, जिसमें विश्लेषण के आधार पर न्यायवादी लेखन लिखने का प्रयास किया गया था और हर वंश और शासकों को अलग अलग खंडों में बांटा गया। 14वीं शताब्दी के दौर में किस तरह का इतिहास लेखन कार्य हुआ, इसे समझते हैं। इस समय ज्यादातर खिलजी और तुगलक सुल्तानों के संबंध में इतिहास लेखन कार्य किया गया, जिसमें कबीरुद्दीन और आमिर खुसरो का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। परंतु बाद के दौर में इतिहासकारों ने अमीर खुसरो के इतिहास लेखन को केवल एक साहित्य से जुड़ी कृति माना,
14वीं शताब्दी में इसके अलावा और भी लेखन कार्य किए गए, जिनको आप स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं। इसामी ने इतिहासकार के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद फतेह उस सलातीन लिखा, जो कि छंदों में लिखा गया था, जिसमें इसामी ने मोहम्मद तुगलक के प्रति अपनी कुछ व्यक्तिगत कारणों से नाराजगी भी दिखाई। शुरुआती भागों में लोगों द्वारा कही गई घटनाओं को संकलित किया गया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का अधिकतर विवरण इस इतिहास लेखन कार्य में मिल जाता है। अब बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी और उनके लेखन कार्य तारीख-ए-फिरोजशाही की। जियाउद्दीन बर्नी की गिनती इंडो पर्शियन इतिहासकारों में सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकारों में की जाती है। बर्नी ने सुल्तान बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक का इतिहास लेखन कार्य किया। अपने लेखन कार्य में उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और नीतिगत फैसलों को जगह दी। और हाँ, एक खास बात, इन्होंने अन्य इतिहासकारों की तरह केवल शासकों के हित में ही लेखन कार्य नहीं किया, इन्होंने जनता के हित को भी बहुत अच्छे से समझा। इसके अलावा संतों, कवियों और विद्वानों की जो सांस्कृतिक भूमिका है, उसका बेहद सहज तरीके से वर्णन किया। बात करते हैं परवर्ती 14वीं शताब्दी का इतिहास और इससे जुड़ी विशेषताओं की। इस समय पर सीरत-ए-फिरोजशाही, फुतूल-ए-फिरोजशाही और तारीख-ए-फिरोजशाही नाम के 3 ऐतिहासिक लेखन कार्य किए गए, जिसमें सीरत-ए-फिरोजशाही में सुल्तान फिरोज शाही का शिकार अभियान, धार्मिक संप्रदाय से जुड़े विषय, सामाजिक नैतिक मामले, विज्ञान, तकनीक और खगोल विज्ञान आदि को जगह दी गई। वहीं फुतूल-ए-फिरोजशाही में एक बेहद ही अद्भुत अभिलेख देखने को मिलता है, जो कि फिरोज शाही की राजधानी जामा मस्जिद की दीवार पर लगाया गया, जिसमें अलग अलग परियोजनाओं और राज्य से जुड़े सुधारों को लिखा गया। तारीख-ए-फिरोजशाही सुल्तान के अंतिम शासनकाल से जुड़ी घटनाओं को प्रमुख रूप से दिखाता है। बाद के दौर में सुल्तान मुबारक शाह का इतिहास भी लिखा गया, जो कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम था तारीख-ए-मुबारक शाही। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 15वीं शताब्दी के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। इस समय पर अधिकतर इतिहास लेखन क्षेत्रीय शासकों को समर्पित किया गया, जिसमें शिहाब हकीम द्वारा लिखा गया मासिर-ए-महमूद शाह और मोहम्मद बिहमद खानी द्वारा रचित तारीख-ए-मुहम्मदी प्रमुख लेखन कार्य माने जाते हैं। और तो और इसमें अलग अलग क्षेत्रीय शासकों के बीच किस तरह के संबंध थे, इस विषय को भी प्रमुखता से दिखाया गया। अब तक हमने बात की दिल्ली सल्तनत की। अब मुगल काल और मुगल काल से जुड़े इतिहास लेखन की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इंडो पर्शियन से जुड़ा लेखन कार्य अधिकतर सरकारी इतिहासकारों ने संकलित किया, क्योंकि मुस्लिम शासकों के जहन में इतिहास लेखन के प्रति एक अलग ही लगाव था, जो उन्होंने इतिहासकारों की नियुक्ति के माध्यम से बेहतर करने का प्रयास किया। शुरुआती मुगलकालीन इतिहास लेखन की बात करें तो बाबर के समय में तुजुक-ई-बाबरी, जहांगीर के समय में तुजुक-ई-जहांगीरी, इसके अलावा कुछ स्वतंत्र लेखन कार्य भी किए गए, जो अधिकतर तर्क के मूल्य पर आधारित थे। मोटे तौर पर मुगल काल के शुरुआती लेखन कार्य की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। बाबर के समय का इतिहास लेखन अधिकतर तुर्की और फारसी भाषा में किया गया, जिसमें वस्तुनिष्ठता के गुण को केवल मध्य एशिया और खुरासन के इतिहास तक सीमित रखा गया। परंतु जब भारतीय शासकों के संबंध में लिखने की बात आई तो वस्तुपरकता जैसा सिद्धांत दरकिनार कर दिया गया और भारतीयों के प्रति एक तरफा सोच को ज्यादा उजागर किया गया। बाबर भारतीय शासकों के संबंध में अच्छी राय नहीं रखता था, परंतु भौगोलिक, राजनीतिक, कला और संसाधनों के भारतीय क्षमताओं की तारीफ करने से भी पीछे नहीं हटता था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हुमायूं के काल पर आते हैं। हुमायूं ने ख्वांडमीर नाम के इतिहासकार की नियुक्ति कानून-ई-हुमायूनी नामक लेखन कार्य के लिए की, जिसमें भारतीय कुलीनों और जमींदार वर्ग के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब बात करते हैं अकबर के काल पर, जिसमें हम अकबर के राज्य के दौरान सरकारी इतिहास से जुड़े लेखन कार्य को समझेंगे। अकबर ने पैगंबर मोहम्मद से लेकर अपने समय तक के सभी मुस्लिम शासकों से जुड़े इतिहास लेखन का प्रस्ताव बहुत जोरों शोरों से रखा, और जिसका परिणाम था तारीख-ई-अल्फी नाम का इतिहास लेखन। और अकबर ने अपने सभी लेखकों और इतिहासकारों, यहाँ तक कि अन्य लोगों को भी अपनी स्मृति पर आधारित घटनाओं को पुस्तकों में तब्दील करने का आदेश दिया। इनके समय में बाबर की बेटी ने हुमायूंनामा नाम का प्रमुख इतिहास लेखन कार्य भी किया, और सबसे महत्वपूर्ण इतिहास लेखन अबुल फजल द्वारा किया गया, जिसका नाम था अकबरनामा, जिसमें अकबर की तुलना ईश्वर से की गई थी और अकबर के धर्मनिरपेक्षता जैसे विषयों के प्रति समर्थन की मंशा को भी दर्शाया गया। अकबर ने लेखक और इतिहासकारों की मदद के लिए अलग अलग समितियां और समूह का निर्माण किया। इसके अलावा आईने अकबरी भी एक महत्वपूर्ण इतिहास लेखन कार्य था। ये आर्थिक मुद्दों पर आधारित था। अब बात करते हैं अकबर के समय के गैर सरकारी इतिहास
लेखन की। गैर सरकारी इतिहास लेखन के कार्य में निजामुद्दीन अहमद और अब्दुल बदायूनी 2 मुख्य इतिहासकार रहे। इन दोनों ने जो लेखन कार्य किए वे 3-3 भागों में विभाजित थे। निजामुद्दीन द्वारा जो लेखन कार्य किया गया उसमें केवल शासक के अच्छे पक्ष को ही नहीं दर्शाया गया, बल्कि विवादित मुद्दों को भी बहुत ही बेहतर तरीके से उजागर किया गया। और वहीं अब्दुल बदायूनी के समय में वृतांत में चीजों को बहुत स्पष्टता के साथ रखा गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहांगीर के समय से जुड़े इतिहास लेखन की बात करते हैं। जहांगीर ने भी बाबर के समान जीवनी पर आधारित लेखन कार्य करने का प्रयास किया। जहांगीर ने तुजूक जहांगीरी लिखी, जिसमें अपने समय के शासन का इतिहास प्रमुखता से दर्शाया। इसके अलावा शेख अब्दुल हक और बाद में उसके बेटे काजी नूरुल हक को भी अन्य इतिहास लेखन कार्य में लगाया गया। जहांगीर को प्रकृति, सौंदर्य और शिक्षा के प्रति काफी रुचि थी और इसका कहीं न कहीं प्रभाव जो है वे इतिहास लेखन पर हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं शाहजहां के शासन काल के समय के इतिहास लेखन की। इनके समय में मुतामद खान द्वारा इकबालनामा ई जहांगीरी की रचना 3 भागों में की गई। ख्वाजा कामगार हुसैनी ने मासिर ई जहांगीरी नाम का लेखन कार्य किया। अकबरनामा से प्रेरित होकर शाहजहां ने मोहम्मद अमीन काजवीनी और बाद में अब्दुल हमीद की नियुक्ति बादशाहनामा नाम के लेखन कार्य के लिए की, जो कि 2 भागों में विभाजित थी। इसके अलावा शाहजहां के अंतिम वर्षों और उत्तराधिकार से जुड़ी घटनाओं को संकलित करने के लिए सादिक खान और अमल ई सलह के नाम से प्रमुखता से सामने आते हैं। और अंत में बात करते हैं औरंगजेब के समय के इतिहास लेखन की। औरंगजेब ने मोहम्मद कासिम की नियुक्ति आलमगीर नामक रचना के लिए की थी, जिसमें औरंगजेब की तुलना ईश्वर से की गई थी। परंतु बाद में जब इस लेखन कार्य में अतिशयोक्तिपूर्ण लक्षण और अधिक खर्चे के मुद्दे उठने लगे तो इस लेखन कार्य पर रोक लगा दी गई। इसके बाद साकी मुस्तैद खान को नियुक्त किया गया, जिन्होंने मासिर ई आलमगीरी का संकलन किया, जिसमें शासन और औरंगजेब के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े अलग अलग अवसरों को अंकित किया गया था। इस तरह से मुगल काल का ये आखिरी इतिहास लेखन कार्य था। इसके अलावा बाद में आगे चलकर 18वीं शताब्दी में कुछ लेखन कार्य किए गए, परंतु वे सिर्फ राज दरबार के कुछ विशिष्ट समूहों से प्रभावित होकर लिखे गए थे। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देना ना भूलें। इसके अलावा चैनल से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप चैनल की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं।